तमिलनाडु में हिंदी लागू करने को लेकर फिर मचा घमासान। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयम्बटूर में माफी मांगकर क्या राजनीति की चाल चली? स्टालिन सरकार पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप क्यों लगाया? और 2026 में क्या बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता में आ सकती है? इन सभी सवालों के लिए जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। दशकों से डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दल हिंदी के विरोध में खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा सिखाने की बात है, को स्टालिन सरकार ने संघवाद पर हमला बताया है। लेकिन इस बार मामला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कोयम्बटूर में अमित शाह ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि वो तमिल में बात नहीं कर पा रहे हैं। भाषा की समृद्धि का सवाल जहां तक है, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं करता। देश की कोई भी भाषा उठा लीजिए, दुनिया की समृद्ध से समृद्ध भाषा के साथ इसकी तुलना कर दीजिए। हमारी भाषाओं की व्यापकता और समृद्धता दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा और इसके आधार पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक लघुता ग्रंथि का भाव जो निर्मित हुआ है लंबे गुलामी के कालखंड के कारण, वो भाव को हमने छोड़ना पड़ेगा। मैं आज हिंदी दिन के अवसर पर देश भर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम बच्चों से तो अपनी भाषा में बात करिए, अपने सहकर्मियों से तो अपनी भाषा में बात करिए। अगर हम ही हमारी भाषा का आग्रह छोड़ देंगे तो किस प्रकार से हमारी भाषाओं को लंबे समय तक ले जाएंगे? भाषाएं तभी जीवित रहती है जब भाषा जिसकी है वो उसका महत्व को जानते हैं। तो क्या अमित शाह ने तमिलनाडु के लोगों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, या ये सिर्फ एक रणनीतिक बयान था? लेकिन अमित शाह सिर्फ माफी मांगने नहीं आए थे, उन्होंने सीधे सीधे स्टालिन सरकार पर हमला बोल दिया है। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब भाषा जिसकी है वो समाज इसके शुद्धिकरण और संशोधन में उद्योगरत हो, प्रवृत्तरत हो। भाषा तभी जीवित रह सकती है जब नई पीढ़ी इस अपनी भाषा को बोलने में गौरवान्वित होती हो, गौरव का अनुभव करती हो, गौरव का एहसास करती हो। और वो तभी हो सकता है जब शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग हमारे विद्यार्थियों को गौरव के साथ कहे कि आप ऐसी भाषा के वाहक हो जो दुनिया में सबसे समृद्ध है। यानी अमित शाह ने 2026 के चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने डीएमके को राष्ट्र विरोधी बताया और बीजेपी को तमिलनाडु में नया विकल्प पेश करने की बात कही। Our Honorable Home Minister, Cooperation Minister, Shri Amit Shah ji has visited Coimbatore, enthused our cadres, opened our new office in Coimbatore, Ramanathapuram and Thiruvannamalai. In his speech, he has clearly brought out in the open the anti-people policies of DMK government. The corruption, dynastic politics, taking Tamil Nadu backwards, anti-national policies, anti-people policies, everything our Amit Shah ji has brought out in the open. Not only that, our Chief Minister tells one lie one day, next week he will tell one lie next week he will move to a new lie. Now after the 3-language formula where the lie was about Hindi imposition, after the CM got caught, Mr. M.K. Stalin ji got caught, this week is moving to delimitation. He's saying, oh, in delimitation, southern states will lose, Tamil Nadu will lose. So Modi ji has made it very, very clear long time back, a year back, we will not follow the Congress model of doing Anyaya to southern India. And this is NDA's government. We will do Nyaya to all states. Today Amit Shah ji has clarified where the delimitation will happen, when the seats will increase, it is going to be a pro rata increase. For all states pro rata increase, then where is the question of any state losing? Why is our Tamil Nadu CM, Mr. M.K. Stalin ji, doing drama of calling all of us 45 political parties March 4 for a meeting? And who told him that this is the plan? From yesterday we are asking, who told you? Please tell us. Did you see a secret document? So one more lie of Mr. M.K. Stalin ji busted. And Amit Shah ji was very categorical today that NDA, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, will stand for every single part of Bharat, for all the people of southern India, all the people of Tamil Nadu. If and when the delimitation happens, it will be a pro rata based.
so that no state is going to lose anything from where they are currently. लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा 2026 में सच में तमिलनाडु में सरकार बना सकती है। पिछले चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 4% वोट शेयर मिला था। कि अमित शाह और मोदी की रणनीति इस बार कोई चमत्कार कर सकती है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी को AIADMK यानी किसी मजबूत क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करना होगा। इस बीच स्टॉलिन ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। तो अब सवाल यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। 2026 में क्या बीजेपी पहली बार दक्षिण भारत के इस बड़े राज्य में सत्ता में आएगी या डीएमके फिर से जीत दर्ज करेगी? तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ डीएमके अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है, वहीं भाजपा 2026 में इतिहास बदलने के इरादे में मैदान में है। आपको क्या लगता है कि भाजपा 2026 में तमिलनाडु में सरकार बना सकती है? क्या हिंदी भाषा विवाद सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।